नमस्कार, जनादेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिला शर्मा। जनादेश में हम आपके लिए आम चुनाव 2024 से जुड़ी सियासी उठापटक और राजनीतिक समीकरण के बदलते मिजाज को विश्लेषणात्मक तरीके से रखते हैं, जहां देश में इस बार के बदले हुए सियासी समीकरण में भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश में भी 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव और 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद प्रदेश राजनीतिक हलचल से गुजर रहा है। क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं? क्या कुछ खास देश प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सभी मुद्दों पर बारीकी से होगी चर्चा जनादेश में। लेकिन पहले समय है चुनावी सुर्खियों का। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र राणा और कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने हमीरपुर लोकसभा सीट से आज भरा नामांकन। रायजादा ने कहा, अनुराग ठाकुर के खिलाफ लोगों में भारी रोष, संसद में नहीं की प्रदेश के हितों की रक्षा। कंगना रनौत ने मनाली के सोलन में किया चुनाव प्रचार। जीत के बाद मनाली को फिल्म सिटी बनाने का दिया आश्वासन। क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का दिया भरोसा। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का 2 दिवसीय किन्नौर प्रवास। आज रिकांगपिओ में किया चुनावी रोड शो। कहा, जीते तो केंद्र में उठाएंगे नौ तोड़ के मामले। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा की 4 सीटों और उपचुनाव में 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत का किया दावा। कहा, कांग्रेस शासन में 14 महीने में विकास कार्य पूरी तरह से ठप। और आश्रय शर्मा ने मंडी में की पत्रकार वार्ता। प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश कांग्रेस सरकार को गिराने में कांग्रेस अपने ही नेताओं का रहा है हाथ। जी हां, प्रदेश में होने जा रहे 7वें चरण में लोकसभा की 4 सीटों और 6 विधानसभा सीटों में उपचुनाव के लिए नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। हर रोज प्रत्याशी अपने पर्चे दाखिल कर रहे हैं। आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने अपना नामांकन भरा, तो उधर कांगड़ा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी राजीव भारद्वाज ने भी आज धर्मशाला में नामांकन दाखिल कर दिया है। भाजपा खेमे की बात करें तो राजेंद्र राणा ने भी दल बल के साथ सुजानपुर विधानसभा में उपचुनाव के लिए पर्चा दाखिल कर दिया है। इसके अलावा बड़सर से भाजपा उम्मीदवार इंद्रदत्त लखनपाल ने भी नामांकन भरा, जहां दोनों ही भाजपा नेताओं के साथ हमीरपुर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद रहे। वहीं अनुराग सिंह ठाकुर ने सैम पित्रोदा के विवादित बयान का भी जमकर कटाक्ष किया है। और नीचे गिर गई है जातिवाद पर इस तरह की टिप्पणी कि अगर आप पूर्व के हो तो चाइनीज दिखते हो, पश्चिम के हो तो अरब की तरह दिखते हो, उत्तर के हो तो अंग्रेज की तरह दिखते हो, दक्षिण के हो तो अफ्रीकन की तरह दिखते हो। ये किस तरह की सोच है? ये कांग्रेस के लोग टुकड़े टुकड़े गैंग को तो अपनी पार्टी में शामिल करवाते हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े करने की सोच भी रखते हैं। ये क्या सोच लेके चले हैं देश के बारे में? ये किस तरह का जहर उगला जा रहा है? ये किस तरह का वातावरण देश में बनाया जा रहा है? जब ये लोग नरेंद्र मोदी जी के विकास का मुकाबला नहीं कर पाए, नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी का मुकाबला नहीं कर पाए, नरेंद्र मोदी जी के बढ़ते कद और भारत के मान सम्मान को ये पचा नहीं पाए, जब भारत की सीमाओं को सुरक्षित ये देख नहीं पाए, हमारी सेना को सशक्त होते नहीं देख पाए, तब ये इस ऊंचे हथकंडों और बयानों पर उतर आए हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनाव प्रक्रिया में राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप और घोषणाएं करना लाजमी है। प्रदेश की राजनीति भी इसके असर से अनछुई नहीं है। भले ही प्रदेश की ठंडी वादियों में मौसम की ठंडक बरकरार हो, लेकिन लगातार हो रही बयानबाजी से सियासी पारा गिरने का नाम नहीं ले रहा। प्रचार में जुटे प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए इन दिनों कई मुद्दों को भुना रहे हैं। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत पर चुटकी लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी घेरते नजर आए।
तो भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने भी एक बार फिर प्रदेश सरकार और कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं को जमकर घेरा। तो सैम पित्रोदा बयान पर भी मंडी से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने कहा कि कांग्रेस हमेशा भारत को टुकड़ों में देखती है और इसलिए उनकी पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग से भरी है। हमारी सभ्यता सबसे पुरानी है, हम इस गुलामी के चिन्ह से कब निकलेंगे? सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी इटालियन है, इसलिए हम सब पर यह थोप दिया गया है कि कोई अफ्रीकन है तो कोई अरबी। के कार्यकर्ताओं के तक के तो हमने काम करवाए नहीं। ऐसी निकम्मी और नकारी सरकार है और फिर दोनों माँ बेटा जो हैं फिर से कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं कि राहुल और प्रियंका एकदम बेकार हैं, मोदी जी के सामने इनकी कोई क्लास नहीं है, कोई औकात नहीं है। ये भी प्रतिभा जी ने खुद ही कहा हुआ है, हमारे कहने के बहुत पहले उन्होंने खुद कहा हुआ है जब उनको कहा गया था कि आप क्या चुनाव लड़ेंगी कंगना के सामने। कंगना वहाँ बॉम्बे में एसी कमरे में बैठकर ठंडा अनुभव कर रही थी। कहा आप 1 महीने शूटिंग की डेट दे। कंगना मंडी के अंगना की कहानी लिख दी, स्क्रिप्ट तैयार हो गया, हर जगह लोकेशन पे आ गई। आज पांगी में ये ड्रेस पहन के जाना है, आज की दौर में ये ड्रेस पहन के जाना है। आपने फिल्मी दुनिया में बहुत संघर्ष किया है, आप अच्छी हीरोइन है, लेकिन जितनी अच्छी हीरोइन हो, अगर अच्छी फिल्म बनानी हो तो अच्छे डायरेक्टर की जरूरत होती है। उधर अपने 2 दिवसीय किन्नौर प्रवास के दौरान आज मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह रिकांगपिओ पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल रोड शो किया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत पर बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने सांसद बनकर जनजातीय क्षेत्र के हितों की आवाज उठाने की बात भी कही। एक समय था जब वो विकास की बातें करते थे, एक समय था 2014 में जब वो महंगाई की बातें करते थे। अब प्रधानमंत्री जी ना महिलाओं के अत्याचार के बारे में बात करते हैं। मणिपुर में जो हमारा नौ मंत्री जी ने महिलाओं के बारे में नहीं बोला। अभी कर्नाटका के अंदर जो वीडियो निकल कर आई उसके बारे में एक शब्द आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बोला। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा लोकसभा सीट पर जहां बीते 9 बार के चुनाव में से 7 बार बीजेपी की जीत हुई है, जबकि इससे पहले लगातार कांग्रेस का कब्जा इस संसदीय सीट पर था और यह सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। इस संसदीय क्षेत्र में जातीय समीकरण जीत की दिशा तय करते हैं और इस सीट में कांग्रेस ने अपने बड़े नेता आनंद शर्मा को प्रत्याशी बनाकर मुकाबला रोचक बना दिया है। आनंद शर्मा के लिए राहत की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के 11 विधायक भी इसी क्षेत्र से सत्ता में है, तो वहीं राजीव भारद्वाज भी मजबूत चेहरा भाजपा प्रत्याशी के तौर पर सामने है। ऐसे में क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 473 किलोमीटर दूर बसा कांगड़ा, जिसे पहले नगरकोट के नाम से जाना जाता था। मान्यता है कि इसे राजा सुशर्मचंद ने महाभारत काल के बाद बसाया था। कांगड़ा का बज्रेश्वरी देवी मंदिर और चामुंडा देवी मंदिर काफी प्रसिद्ध हैं, जिनके दर्शनों के लिए हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इसके तहत हिमाचल प्रदेश की 17 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें कांगड़ा, चुराह, डलहौजी, नूरपुर, जवाली, फतेहपुर, नगरोटा, शाहपुर, बैजनाथ, पालमपुर और धर्मशाला मुख्य रूप से शामिल हैं। इनमें कांगड़ा जिला की 11 विधानसभा सीटों और चंबा के 4 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 पर कांग्रेस के विधायक हैं। इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो इस सीट पर हमेशा कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलता आया है। कांगड़ा लोकसभा सीट पर हुए पिछले 9 चुनावों में से 7 बार भाजपा को जीत मिली है, जिनमें पिछले 3 लोकसभा चुनाव में लगातार भाजपा प्रत्याशी ही जीत रहे हैं। एक वक्त था जब इस सीट पर पूरी तरह से कांग्रेस का दबदबा रहता था, लेकिन अब इस सीट पर भाजपा ने पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। बीते लोकसभा चुनाव में साल 2019 की अगर बात करें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी किशन कपूर ने जीत हासिल की थी। उन्हें इस चुनाव में कुल 7,25,218 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी और कांग्रेस के उम्मीदवार पवन काजल को
2,47,595 मतों से संतोष करना पड़ा। इससे पहले साल 2014 में भी भाजपा प्रत्याशी शांता कुमार ने जीत हासिल की थी। उन्होंने इस चुनाव में कांग्रेस के चंद्र कुमार को मात दी थी। इस चुनाव में शांता कुमार को कुल 4,56,163 वोट मिले थे, जबकि चंद्र कुमार को 2,86,091 वोट हासिल हुए थे। मौजूदा लोकसभा चुनाव में कड़ी माथापच्ची के बाद कांगड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपने अनुभवी नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को मैदान में उतारा है और अब भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज और आनंद शर्मा के बीच सीधी टक्कर है। कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेता आनंद शर्मा को प्रत्याशी बनाकर पहली बार लोकसभा के मैदान में उतारा है, लेकिन हाईकमान द्वारा टिकट आवंटन में की गई देरी आनंद शर्मा की जीत में सबसे बड़ी चुनौती है। उनके पास प्रचार के लिए कम समय बचा है और उनके क्षेत्र में 17 विधानसभा सीटों तक पहुंचना उनके लिए चुनौती है। और दूसरी तरफ राजीव भारद्वाज एक बार सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी कर चुके हैं, लेकिन आनंद शर्मा के लिए स्थिति यहां सुखद है क्योंकि उनके पास इस संसदीय क्षेत्र में उन्हीं की पार्टी यानी कांग्रेस के 11 विधायकों का साथ मौजूद है। इस बार दोनों ही प्रमुख दलों ने ब्राह्मण चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। आनंद शर्मा पूर्व में केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और पार्टी में उनका बड़ा कद है। उधर भाजपा में डॉक्टर राजीव भारद्वाज लंबे समय से पार्टी के संगठनात्मक पदों पर जिम्मेवारी उठाते आए हैं। 2019 के आम चुनाव में भाजपा ने अनुसूचित जनजाति वर्ग से किशन कपूर को टिकट दिया था और वो प्रदेश में सबसे अधिक मतों से जीते थे। 2024 के चुनाव सर पर हैं और दोनों ही नेता अपनी अपनी जीत के दावे ठोक रहे हैं और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रचार कार्य में जोर लगा रहे हैं। स्थानीय मुद्दों के साथ प्रत्याशी जनता को इन दिनों लुभाने में जुटे हैं, लेकिन जनता जनार्दन ही असली भाग्य विधाता है और 1 जून को होने वाले मतदान में वो किसे अपनी आवाज बनाकर संसद में भेजेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, हिमाचल। और क्या चाहती है कांगड़ा संसदीय सीट की जनता और क्या है उनकी समस्या, क्या मुद्दे हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विपिन जुड़ चुके हैं। जी विपिन, कांगड़ा संसदीय सीट पर किस तरह के चुनावी समीकरण बन रहे हैं और चुनावी गलियारों में किस तरह की बातें चल रही है? जी उर्मिला, बता दें कि अब जो 7वें चरण में लोकसभा के चुनाव हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे हैं, उसको लेकर के काफी जो गहमा गहमी है वो साफ तौर से देखी जा सकती है। दोनों ही दलों ने चुनाव प्रचार के लिए जो है अपनी पूरी ताकत जो है इस वक्त झोंक दी है। दो बड़े चेहरे जो है एक तरह से कहें तो जहां कांग्रेस के आनंद शर्मा जो है पहली बार चुनाव में उतरे, वहीं भाजपा की ओर से डॉक्टर राजीव भारद्वाज भी पहली बार जो है लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि कांगड़ा सीट की अगर हम बात करें और चुनावी समीकरणों की बात करें तो इस सीट पर जो है हमेशा से गद्दी समुदाय और ओबीसी समुदाय का जो वोट बैंक है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से अदा करता रहा है। ऐसे में इस बार दो ब्राह्मण चेहरे हैं। ऐसा भाजपा के जो वरिष्ठ नेता थे शांता कुमार, वो भी यहाँ से लोकसभा का चुनाव जो है जीत चुके हैं, लेकिन अब जो है पूरी तरह से ये माहौल जो है गरमाया हुआ है और प्रत्याशी जो है चुनाव में ताकत झोंके हुए हैं। जी विपिन, आनंद शर्मा को कांग्रेस ने पहली मर्तबा लोकसभा के चुनावी रण में उतारा है, क्या उनका अनुभव राजीव भारद्वाज पर भारी दिखाई देता है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से जो है आनंद शर्मा कांग्रेस के बेशक कद्दावर नेता है, केंद्र में मंत्री रहे हैं, लेकिन क्योंकि पहली बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर वो जो है अपना भाग्य आजमा रहे हैं और चुनावी रण में है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की हम बात करें तो पूरी तरह से इतनी सशक्त आनंद शर्मा मौजूदा समय में जो है वो नजर नहीं आ रही, क्योंकि एक पूरे चुनावी समीकरण में देखें तो अभी उनकी जो कनेक्टिविटी है कार्यकर्ताओं के साथ उस लेवल पे नजर नहीं आ रही है। और चुनावी जो विशेषज्ञ हैं उनका भी यही मानना है कि काफी मशक्कत जो है उन्हें अपने चुनाव प्रचार के लिए करनी होगी। जी विपिन, आपने गद्दी समुदाय का जिक्र किया था। गद्दी समुदाय की निर्णायक भूमिका हमेशा से इस संसदीय सीट में देखने को मिलती है, क्या कुछ आंकड़े कहते हैं? बिल्कुल, देखिए उर्मिला, पिछले चुनाव की यदि हम बात कर ले तो भाजपा ने जो है गद्दी समुदाय से सांसद जो वर्तमान में है किशन कपूर, उन पे जो है दांव खेला था और
एक रिकॉर्ड जीत जो है कांगड़ा से किशन कपूर ने दर्ज की थी प्रदेश भर में। ऐसे में सीधे और साफ तौर से ये बात कही जा सकती है कि निर्णायक भूमिका जो है गद्दी समुदाय की रहती है, ओबीसी की रहती है। चंद्र कुमार भी पूर्व में जो है वो कांगड़ा से सांसद रह चुके हैं। भाजपा ने अभी जो है वर्तमान में जो है एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को, जिन्होंने लंबे समय से पार्टी की सेवा की है, ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला है और कांग्रेस पार्टी ने भी जो है कमोबेश ब्राह्मण चेहरा ही उतारा है। ऐसे में निश्चित तौर से ये जो पूरा चुनावी समर है कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं कि क्या भूमिका जो है गद्दी समुदाय की रहेगी, ये बहुत रोचक है। जी बिल्कुल जी। कांगड़ा संसदीय सीट पर बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। और अब हमीरपुर संसदीय सीट पर इस बार देश भर की नजरें टिकी है। एक और जहां केंद्रीय मंत्री व भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर लंबे अनुभव के बाद लगातार 5वीं बार मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस से प्रत्याशी के तौर पर सतपाल रायजादा मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता की क्या उम्मीदें हैं, देखते हैं हमारे अगले सेगमेंट वोट यात्रा में। इस समय वोट यात्रा में हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं जो यहाँ पे बैठे हैं। अभी जो नई सरकार आने वाली है उससे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? तो यहाँ से हमारे सांसद श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, जो कि पूरे विश्व भर में एक प्रसिद्ध और बहुत ही युवा और कर्मठ नेता हैं। मैं एक व्यापार मंडल का प्रतिनिधित्व भी करता हूँ, तो उस मुकाबले मेरी उनसे और एक आशाएं हैं कि हम हमारे व्यापारियों में के लिए जो भी दिक्कत आ रही है उनको वो दूर करें। नई सरकार से हमें यही उम्मीद है कि गरीबों के हित को देखते हुए काम करे। तो हमें यही उम्मीद है कि हमारे हितों को, गरीबों के हितों को थोड़ा देख के ऊपर उनका स्तर ऊपर उठाएं। बहुत सी उम्मीदें। मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं और उनका जो काम करने का सलीका है बहुत ही अच्छा है। तो मैं तो ये चाहूँगा उनको कि वो भी एक भारत को प्रतिनिधित्व करें, ताकि उनका जो ज्ञान है उसका पूरा लाभ हम उठा सकें। हमारे साथ एक युवा भी हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि किस प्रकार की इनकी अपेक्षाएं हैं और क्या ये नई सरकार से चाहते हैं, केंद्र सरकार से, या क्योंकि हमीरपुर में 2 उपचुनाव भी हमीरपुर जिला में हैं, तो क्या आपकी अपेक्षाएँ हैं? देखिए, मैं युवा होने के नाते युवा की बात करूँगा। वीरभूमि से सांसद साहब आते हैं, टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट भी लगाते हैं। एक बार भी क्या उन्होंने 4 साल की भर्ती की आवाज़ संसद में उठाई। आज युवा ग्राउंड खाली पड़े हैं। आप लोग सिंथेटिक ट्रैक हिमाचल का सबसे बेस्ट है या इंडिया का सबसे बेस्ट है, वो हमीरपुर के अंदर है। आप ग्राउंड की हालत देखिए, आज एक बच्चा दौड़ के राज़ी नहीं है। उसके बाद नीट का पेपर अभी लीक हुआ। हमीरपुर को एजुकेशन हब भी माना जाता है। इतने बच्चे जो है वो नीट की तैयारी करते हैं और 24 लाख बच्चों ने नीट का पेपर पूरे देश भर में दिया। उन 24 लाख बच्चों के पेपर लीक हुए, तो ऐसी सरकार आए जो पेपर लीक के विरुद्ध कानून बनाए। अगर कोई सरकार, कोई ऐसे व्यक्ति जो पेपर लीक में संलिप्त पाए जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो, ताकि बच्चों के साल जो हैं वो बर्बाद होने से बच सके। युवाओं का भविष्य जो है वो जिस तरह से धकेला जा रहा है अंधकार में, तो हम लोग ऐसी सरकार को चाहते हैं जो बदलाव लेकर आए और इन चीज़ों के ऊपर जो है वो कार्य करे। हम चाहते हैं कि सरकार जो है, एक तो जो ऑनलाइन व्यापारियों को एक बहुत ज़्यादा इसका एक पिंच हो रहा है, तो जो ऑनलाइन और जो ऑफलाइन प्राइस हैं उस पर भी सरकार का कोई कंट्रोल रहे, जिससे वो प्राइसिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन सेम रहे। तो इससे भी काफ़ी व्यापारियों का रोज़गार जो है वो धंधा चौपट हो रहा है। इस पर भी हमें सरकार से उम्मीद है। देखिए, सरकारें तो कोई भी हो, युवाओं की जो अपेक्षाएं, युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को चाहिए रोज़गार। जो सरकार कोई भी हो, हमें रोज़गार से मतलब है। सारे युवा आजकल 80% युवा बेरोज़गार ही हैं। सरकार कोई भी हो, हमें सभी सरकारों से यही कहना है कि युवाओं को रोज़गार मिले, आगे बढ़े। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो मुद्दे हैं यहाँ पे, और इन मुद्दों को लेकर जो है लोग जो हैं जागरूक हैं, और यहाँ के जो इन मुद्दों के ऊपर भी लोगों ने नज़र रखी है और इन मुद्दों के ऊपर भी वोट देंगे। डीडी न्यूज़ के लिए हमीरपुर से सुशील शर्मा। देश भर में जारी लोकतंत्र के महापर्व में हिमाचल प्रदेश में 1 जून को मतदान होना है और
प्रचार जोर पकड़ रहा है। इस बीच हमारे सोलन संवाददाता लक्ष्मी दत्त ने शिमला संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी से खास बातचीत की है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी ने लोकसभा चुनाव में सड़क, पेयजल और प्रदेश सरकार के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को एजेंडा बनाकर जीत के बीच जनता के बीच जाने की बात कही है। और इस बातचीत को आप भी देखिए। शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी हमारे साथ विनोद सुल्तानपुरी जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर के इस बार जो है चुनाव लड़ रहे हैं। विनोद सुल्तानपुरी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आज आपने चुनाव का आगाज़ शुरू कर दिया है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जो आप लोगों के बीच में जाकर के बताएंगे और उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये बड़ी वास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है और इसके ऊपर हम अपना जो टूर प्रोग्राम है उसके अनुसार अभी ट्रैवल कर रहे हैं। और जो एजेंडा है उसमें मैंने क्लियर कर रखा है। पहली सड़कों के ऊपर मैं पूरा ध्यान देने वाला हूँ। जैसे मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी कसौली में बहुत दिक्कतें थी और उसी तरह मैं देखता हूँ हिमाचल में काफ़ी जो इलाके हैं वो अभी भी सड़क से वंचित हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने जो इस तरह के इलाके हैं उसके ऊपर सबसे प्रायोरिटी मैं सड़कों को देने वाला हूँ। दूसरा, मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में जो पानी की जो समस्या है उसके ऊपर कोई भी मंथन नहीं हुआ है। फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कुशल्या बांध का जो निर्माण है उसके लिए हमने DPR के लिए अप्लाई किया है और MLA प्रायोरिटी के तहत वो आगे बढ़ा है, प्लानिंग तक वो पहुंच चुका है। और आने वाले समय में पानी का जो हमारा इशू है, स्पेशली जो हमारा बनासर इलाका है, परवाणू का जो मेरा इलाका है, धर्मपुर तक का, और कसौली जो मेरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो उसके ऊपर हमने काम किया है। और साथ ही में इस साल की जो प्रायोरिटी रही है उसमें कांगर खड्ड में एक इसी तरह का बांध बनाने के लिए मैंने अपनी MLA प्रायोरिटी दिया है। विनोद जी, जैसा कि शिमला संसदीय क्षेत्र में 3 जिले आप कहते हैं, शिमला, सोलन और सिरमौर, हर जगह के मुद्दे अलग अलग हैं। शिमला का मुद्दा खासकर फ्रूट प्रोडक्शन है वहाँ पे। सोलन में टमाटर को लेकर के बात की जाती है। इसी तरह सिरमौर के भी अलग तरह से मुद्दे हैं, उनको कैसे कोरिलेट करेंगे आप? देखिए, मेरा जो मकसद है पहले उसकी प्रॉपर स्टडी होके, और मैं खुद किसान हूँ, तो किसान होने के नाते एक किसान का जो मुश्किलें हैं उसके ऊपर मैं जानता हूँ कि हमें कैसे काम करना है, कि किस तरह से किसान आगे उभरे। चाहे हमारा हॉर्टिकल्चर टूरिज़्म भी आ रहा है, चाहे उसमें जो स्कीम्स है वो रिलेट कर रही है कि किसान आगे कैसे बढ़े। और खेती बाड़ी, जैविक खेती के ऊपर बड़ा हमारा कंसंट्रेशन रहा है। आप बजट हमारा देखिएगा। और युवाओं को किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हम आगे प्रोत्साहित कर सकते हैं। MSP चाहे आप कनक की ले लीजिए, चाहे मक्की की ले लीजिए, तो हमारा जो किसान है वो अपने गांव इलाके में रहकर कैसे अपनी आमदनी को आगे बढ़ा सके। विनोद जी, आपके पिताजी KD सुल्तानपुरी जी, उन्होंने 6 बार शिमला संसदीय क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व किया है। क्या आप समझते हैं कि वो उनका जो अनुभव कितना मिल पाएगा आपको? जब मैं जनता में जा रहा हूँ बड़ा अद्भुत प्यार मिल रहा है और उनकी छाप जो है वो गांव-गांव तक है। ये मुझे गर्व होता है कि हमारे पिताजी ने इतनी मेहनत की और लोगों की समस्या का समाधान करने में अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया। और अब भारत के चुनावी इतिहास से कुछ रोचक किस्से जनादेश के इस रोचक अंक में लेकर आते हैं, जहां आज बात होगी चुनावी स्याही की। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या होता है चुनावी स्याही में जिसका रंग छुड़ाए नहीं छूटता। देश में चुनावी त्योहार शुरू हो गया है और सभी लोग मतदान के लिए भी तैयार हैं। वोट करते हुए अक्सर मतदाता के मन में एक सवाल उठता है कि उनका मत कितना सुरक्षित है। इसी शंका को दूर करने के लिए चुनाव अधिकारी उनकी उंगली पर नीली स्याही से एक निशान लगाते हैं।
इस स्याही को भारतीय चुनाव में शामिल करने का श्रेय देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को जाता है। साल 1962 के चुनावों में पहली बार नीली स्याही का इस्तेमाल किया गया था। ये स्याही इस बात की प्रतीक है कि किस व्यक्ति ने वोट किया और किसने नहीं किया। ये अमिट स्याही कई दशकों से बहुत बेहतर तरीके से अपना काम करती आ रही है। शायद इसीलिए चुनाव आयोग को भी अब तक इसका दूसरा विकल्प नहीं मिला है। लोग स्याही लगाकर उंगली की तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट करते हैं, तो इस बार आप भी वोट कीजिए और अपनी स्याही लगी उंगली की तस्वीर के साथ अपना फोटो सोशल मीडिया पर जरूर साझा करें। और अब जनादेश के आखिरी पड़ाव में आम जनता की सहभागिता से बने इस प्रेरित सेगमेंट को देखते हैं, जिसमें आम जनता की सहभागिता से हम सभी को अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए उत्साहित कर रही है, ताकि एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सभी की भूमिका अहम बन सके। मिलजुल कर लोकतंत्र का देखो महापर्व मनाना है। हम सब ने इस चुनाव में मतदान करने जाना है। मतदान करके राष्ट्र के प्रति अपना धर्म निभाना है। मतदान करके राष्ट्र के प्रति अपना धर्म निभाना है। अपना धर्म निभाना है, मजबूत राष्ट्र बनाना है। मिलजुल कर लो। चुनावी सरगर्मियों और चुनावी हलचल के बीच जनादेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रदेश की ताजा चुनावी गतिविधियों के साथ फिर मुलाकात होगी। दीजिए अनुमति। नमस्कार।